सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज 53 समाअतों के बाद चेयरमैन पीटीआई की नैब कानून में तरमीम को चैलेंज करने वाली दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। उम्मीद की जा रही है कि इस केस का फैसला 16 सितंबर तक सुना दिया जाएगा। मुल्क के कई आईनी हलकों के मुताबिक इस फैसले के मुल्क की सियासत पर दूररस असरात मुरत्तब होंगे, क्योंकि इन तरामीम से नून लीग, पीपल्स पार्टी और पीटीआई के रहनुमाओं समेत मुतअद्दिद अहम सियासतदानों को भी फायदा हुआ है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम को कलअदम करार दे दिया तो इन सियासी रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात दोबारा शुरू हो जाएंगे। इस हवाले से सारी नजरें चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब लगी हुई हैं। देखना होगा कि वो रिटायरमेंट से पहले क्या इन तरामीम को कलअदम करार देकर मुल्क की सियासत पर जाते जाते भी असरअंदाज होंगे या नहीं। नैब कवानीन में तरामीम का सबसे ज्यादा फायदा साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ को हुआ है, मगर इसके साथ साथ साबिका इत्तेहादी हुकूमत के मुतअद्दिद अहम विफाकी वज़रा और दीगर बड़े सियासतदानों को भी इन तरामीम से बराह रास्त फायदा पहुंचा है। इन सियासतदानों में नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज, फरियाल तालपुर, इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफीक, राना सनाउल्लाह, जावेद लतीफ, खुसरो बख्तियार, आमिर महमूद कियानी, अकरम दुर्रानी, सलीम मांडवीवाला, नूर आलम खान, नवाब असलम रईसानी, डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच, नवाब सनाउल्लाह जहरी, बिरजीस ताहिर, शर्जील मेमन, अनवारुल हक काकड़, अमीर मकाम शामिल हैं। इत्तलात के मुताबिक नैब कवानीन में तरामीम से 755 केसेस इंक्वायरी स्टेज पर 292 इन्वेस्टिगेशन के मरहले पर हैं जो मुतासिर होंगे। इनमें से 510 केसेस सेक्शन 5O में तरमीम से मुतासिर होंगे। ये केस इस बुनियाद पर ख़त्म किए जा रहे हैं क्योंकि इनमें 50 करोड़ रुपए से कम की करप्शन के इल्ज़ामात हैं। सेक्शन 9A5 के तहत आमदनी से जायद असासों के 168 जुराइम और सेक्शन 9A6 के तहत आमदनी से जायद असासों के 213 इल्जामात के केसेस मुतासिर होंगे। इसी तरह धोखाधड़ी के 89 केसेस मुतासिर होंगे। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का क्या फैसला होगा ये आने वाले चंद दिनों में वाज़ेह होगा। तहम इस केस में 53 समाअतों के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स और जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स देखकर यही लग रहा है कि इस मामले में जज साहिबान के दरमियान आईनी और कानूनी निकात में इख्तिलाफ पाया जाता है। इसी पर गुफ्तगू करेंगे, इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या कुछ हो सकते हैं या कुछ नहीं होंगे। पैनल में हमारे साथ हैं अब सारा आलम, शहजाद चौधरी, जैगम खान और इफ्तिखार अहमद। प्रोग्राम का पहला सवाल आप चारों से इस तरह से, 9 दिन रह गए जाने से पहले शॉर्ट एंड स्वीट फैसला मुतवक्के, क्या सियासी गेम चेंजर साबित होगा? इफ्तिखार साहब, सियासी मैदान, सियासतदानों की अपनी काविशें, वो तमाम लोग जो ये कानून बना रहे थे उन्हीं से मुताल्लिक मामलात नैब में थे। अब इसके ऊपर कुछ ना कुछ रिमार्क्स में हमें नजर आ रहा है मामला किधर जाएगा, क्या कुछ हो सकता है? देखिए, बात यह है कि अगर कोई खराबी में इजाफा करना है तो फैसला वैसे ही होना चाहिए जिन खदशात का आपने इंट्रो में इजहार किया है और मुतासरीन की फ़हरिस्त भी आपने बता दी है, ठीक है। लेकिन एक डिबेट और भी है जो हमें गौर करना चाहिए कि मंसूर अली शाह ने इस सारी प्रोसीडिंग जो 53 प्रोसीडिंग्स हैं उसमें जो उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया है वो आइन के मुताबिक है, वो आइन के करीब है, वो आइन के हवाले से है। और जो इमरान खान साहब एक दरख्वास्त गुजार हैं वो 184(3) के तहत किस बुनियाद पर यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, क्या वो मुतासरीन में शामिल होते हैं, क्या वो इन तरमीम से मुतासर हुए हैं या होते हैं, जबकि अपना उनका कंडक्ट क्या है कि बतौर पार्लियामेंटेरियन वो मौजूद ही नहीं है, वो पार्लियामेंट को छोड़ देते हैं। ये एक आदमी जो पार्लियामेंट को छोड़ के बाहर जाए वो किस तरीके से ये कह सकता है कि वो मुतासरा फरीक है? और दूसरी बात ये है कि करप्शन जो है ये आइन की किस आर्टिकल की खिलाफ वर्दी है, ये भी तो तय करना होगा। अब रास्ता क्या ढूंढा जा रहा है? रास्ता ये ढूंढा जा रहा है कि किसी तरीके से आर्टिकल 2A जो है, जो करारदाद मकासद के हवाले से शामिल किया गया, उसको हथियार बनाया जाए। और मैं समझता हूँ अगर ऐसा किया जाए तो उसका मतलब है कि आर्टिकल 2A की तशरीह भी अब ये नहीं करना चाह रही है सुप्रीम कोर्ट। पहले सुप्रीम कोर्ट 63 की एक नई तशरीह कर चुकी है, अब इस आर्टिकल की तशरीह करके इसको इस्तेमाल करके फिर आर्टिकल 9, 14 और 24 को घसीट के लाएगी इस बहस में, वरना कोई तरीक़ाकार हम जैसे लोगों को समझ नहीं आती। क्योंकि वो ये कहते हैं कि जो करप्शन है ये इस्लामिक प्रिंसिपल के ख़िलाफ़ है और इसलिए ये 2A
की वायलेशन है, जब ये 2A की वायलेशन है तो फिर इन आर्टिकल की वायलेशन है, इसलिए हम ये फैसला कर रहे हैं। इसके अलावा कोई तरीक़ाकार नहीं इन काबिल एहतराम जजेस के पास। और जो ये पेंडोरा बॉक्स खोल रहे हैं तो इसका इंतहा भी बहुत मज़े की होगी, क्योंकि एक दफ़ा अगर आर्टिकल 2A की तशरीह में ये तरीक़ाकार इस्तेमाल किया गया तो फिर इसका फ़ायदा आने वाले दिनों में भी उठाया जाएगा। ठीक। और दूसरा बात है कि जिन लोगों को सज़ा हो चुकी है आप उनको दोबारा तो सज़ा नहीं दे सकते ना, उन मुकदमात को आप दोबारा नहीं छेड़ सकते, भला आपकी ख्वाहिशात कुछ भी हों। आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो क्राइसिस है ये और गहरा हो जाए, आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो एक अनारकी के करीब करीब हम खड़े हैं ये अनारकी में दाखिल हो जाए, ठीक है, आप करके देख लें। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि कुछ कवानीन ऐसे हैं इस मुल्क में जिनको आपने पहले भी तरमीम करके देख लिया और उस पर जो रद्द-ए-अमल आया वो आपके सामने कर लीजिए और देखते हैं जाते। तो एक बात का मुझे खदशा है अलबत्ता जो मैं शेयर करना चाहूँगा, वो एक और भी आपके पास दरख्वास्त है फ़ौजी अदालतों की, आप वो भी फैसला कर जाइए, क्योंकि आज आपने किसी को कहा कि आपके पास आए तो ये कर दें सारे फैसले एक दफ़ा। और एक आप में इखलाकी जरूरत होनी चाहिए, ये फैसले चारों के चारों फैसले एक दिन में ही करें, एक सुबह को करें, एक लंच ब्रेक पे करें, एक शाम को अदालत ख़त्म होने से करें, ताकि अनारकी जो है वो अपनी इंतहा को पहुंच जाए। और याद रखिए, एक सेकंड याद रखिए, अगर आप ऐसे ही फैसले करते रहे जो आप पिछले 1 साल सवा साल से कर रहे हैं तो आप रास्ता देंगे उन कुव्वतों को जिनकी हम मुखालफत करते रहे हैं और आज भी करते हैं, लेकिन आप रीज़न दे रहे हैं उनको, क्योंकि आप एक ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं जिसमें लगता है कि अदालतें बनी इसलिए हैं कुछ लोगों को सहूलत फराहम करने के लिए। ठीक है, क्राइस वो उनका आना मुश्किल है। अब सार साहब आपकी तरफ आऊंगी, ये एक तो रिमार्क्स हुए कि 49 करोड़ की करप्शन वाला नैब से बचकर आज़ाद हो जाएगा। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अखलाकी तौर पर ऐसे कानून को दुरुस्त करार दिया जा सकता है। पार्लियामेंट, एक एजाजुल हसन साहब के रिमार्क्स थे कि पार्लियामेंट जो चाहे करे, जिस तरह का दिल चाहे कानून बना ले, मतलब उस पर क्या आईनी तौर पर वो बात दुरुस्त कह रहे हैं। और साथ ही जो चीफ जस्टिस साहब की बात है, अखलाकी तौर पर क्या होना चाहिए कि 50 करोड़ से कम का अगर कोई जुर्म है या इल्ज़ाम है तो उसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया जाना चाहिए। अखलाकी तौर पे तो बात दुरुस्त है उनकी, लेकिन और उन्होंने कहा कि करप्शन इस्लामिक प्रिंसिपल के ख़िलाफ़ है, तो अपने दाएं बाएं वो जो करप्ट जजेस को बिठा के फैसले करते हैं, उन्हें वो जजेस नज़र नहीं आते जिनके ख़िलाफ़ रेफरेंसेस पड़े हुए हैं और वो उन पर बैठे हुए हैं। क्या मुनाफ़कत जो है वो इस्लामिक प्रिंसिपल के ख़िलाफ़ नहीं है? किसी भी बात सुनने के बाद, देखने के बाद उस पर शर्म ना आना, क्या यह इस्लामिक प्रिंसिपल के ख़िलाफ़ नहीं है? बेइंसाफ़ी करना यह इस्लामिक प्रिंसिपल के ख़िलाफ़ नहीं है? किसी बेगुनाह को सज़ा दे देना, क्या यह इस्लामिक प्रिंसिपल के ख़िलाफ़ नहीं है? अपने घर वालों के कहने पे किसी हुकूमत को उजाड़ना, किसी को बनाना, क्या ये इस्लामिक प्रिंसिपल के ख़िलाफ़ नहीं है? अगर नहीं है तो बता दें। अगर है ये सब तो फिर करप्शन तो मेरा नहीं ख्याल के इशू है, और अगर करप्शन इशू है तो पहले जज साहब अपने घर से शुरू करें ना। और अभी यहाँ बात हुई कि वो जाते जाते ये करके जाना चाह रहे हैं तो कर लें, लेकिन एक फ़ैसला तारीख़ ने भी करना है, एक फ़ैसला कब्र ने भी करना है। वो दोनों जगह उनके लिए, उनके बहुत करीब है, सबके करीब है, लेकिन अपेरेंटली उनके भी बहुत करीब है, तारीख़ भी और कब्र भी। इस मुल्क में किसी को जो भी ताकतवर ओहदे पे बैठा है और इस मुल्क की जड़ों को काट के गया है, उसको मैंने अपनी ज़िंदगी में एहतसाब का शिकार होते नहीं देखा। इससे पहले, इनसे पहले जो चीफ जस्टिस थे वो इस मुल्क को कितना नुकसान पहुँचा गए हैं कि शायद इंडिया जैसे दुश्मन ने भी ना पहुँचाया हो। उनके फैसलों ने, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है? इस मुल्क पे मार्शल लॉ डिक्टेटर्स ने कितना नुकसान पहुँचाया, मुल्क तोड़ गए, फौजी जवान मरवा गए, क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन हुआ? नहीं हुआ ना। तो ये जो बातें ने यहाँ पे बैठ के ओहदे पे और सब कुछ करके चले जाना इनके लिए आसान है, भुगतना तो हमने और आपने है। और वो जो बात की है उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, करप्शन तो के खिलाफ मैं फिर बार बार कहूँगा, करप्शन इज़ नॉट द इशू। हमारी मुनाफकत इशू है, हमारी बदनीयती इशू है इस मुल्क के साथ। तो अगर करप्शन इशू है तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक बड़ा अहम सवाल उठाया। मैं देखूंगा,
मैं चैलेंज करता हूं उस शॉर्ट एंड स्वीट डिसीजन में कि चीफ जस्टिस साहब अपने ज़मीर को और अल्लाह को और कुरान को सामने हाजिर नाजिर जान के ये फैसला लिखें जो मंसूर अली शाह ने कहा कि जजेस और जर्नैलों का एहतसाब कौन करेगा। कहा है ना उन्होंने, अटॉर्नी जनरल को पूछा है ना कि ये दलाइल भी दें आप, तो अटॉर्नी जनरल भी पहले दलाइल दे और फिर उस पर चीफ जस्टिस फैसले में लिखें कि जजेस और जर्नैलों का हिसाब कैसे होगा। वो तो सबका कर लें, उनका कोई ना करे, जज का कोई एहतसाब हो सकता नहीं हो सकता ना। तो ये फिर जो उन्होंने ये तमाशा लगाया हुआ है, ये सब पावर गेम है और ये मुनाफकत है और इस मुल्क की जड़ों में जो चीज बैठी हुई है वो यही है। एक मैं बात और करना चाहता हूँ कि जो इफ्तिखार साहब ने भी केसेस गिनवाए हैं कि इस केस का भी फैसला करके जाएं, उस केस का भी फैसला करके जाएं, उस मुनाफकत वाले केस का फैसला भी करके जाएं जिसको उन्होंने पार्लियामेंट के एक्ट को सस्पेंड किया है, जिसमें ये कानून बना था कि बेंचेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बनाएगा, वो 3 मेंबर जो सीनियर 3 जजेस होंगे वो बनाएंगे। और उस पे ऑब्जेक्शन है कि उसके बाद जितने भी बेंचेस बने हैं वो सब गैर कानूनी हैं, गैर अखलाकी हैं। तो उस बता दें वो मुनाफकत है, वो गैर अखलाकी है, वो गैर कानूनी है, वो क्या है? आयशा आप उसका फैसला कर दीजिएगा।